अस्सलाम वालेकुम। शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। 2 फरवरी को नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल कैसे चीफ जस्टिस होंगे या हो सकते हैं? जस्टिस उमर अता बंदयाल को अदालती महाज के हवाले से क्या क्या चैलेंजेस जो हैं उनको सामने होंगे? और फिर दूसरी और सबसे बड़ी बात ये कि जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या जस्टिस आसिफ सईद खोसा मॉडल पर चलेंगे या साकिब निसार साहब जैसी अदालती फ़ालियत का जो तरीका है उसको लेकर चलेंगे, या जस्टिस गुलजार का जो तरीका है उसको लेकर चलेंगे, जिसको हामिद खान कहते हैं गुलजार डॉक्ट्रिन, कि जिसमें मुकदमात लापता हो जाते हैं? या जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालती अप्रोच के साथ चलेंगे, या वो बिल्कुल तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की तरह अदालत चलाएंगे, या उनके सामने जस्टिस नासरुल मुल्क साहब जो हैं उनके मॉडल होगा या वो उनके पेश नज़र होंगे? जस्टिस उमर अता बंदयाल को चैलेंज दरपेश होगा कि एक जो अदालत जिसमें मुकदमात तकरीबन 51,000 से ज़ायद हैं, ये तो एक जो मुकदमात का जो जिसको बैकलॉग कहते हैं वो ये तो सबके सामने है, एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके अलावा क्या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं चैलेंजेस के हवाले से? और इस हवाले से बात करते मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब हैं और हसनात मलिक साहब हैं। नासिर साहब, हम और आप जो देख रहे हैं, जो कुछ इधर उधर से हमें सुनने को मिलती हैं, और एक मौके पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अभी हाल ही में एक लार्जर बेंच था उसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि अदालत मुनक़सिम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुनक़सिम नहीं हैं। हाँ, कोई इख्तलाफ राय की बात है वो हो सकता है, जैसा कि हमारे फ़ैसलों के अंदर भी होता है। तो आप ये बताएं कि उमर अता बंदयाल साहब के लिए बड़ा चैलेंज मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट होगा या अदालत जो बैकलॉग है वो होगा? और आपके ख़्याल में वो आसिफ खोसा मॉडल पे चलेंगे या दीगर जो मैंने अभी गिनाए उनमें से कौन से? देखें क़य्यूम साहब, हमने देखा है जितने भी चीफ़ जस्टिस आते हैं उनकी अपनी लेगेसी होती है, वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखें, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक बहुत पोलाइट जज हैं, जो जब केस की हियरिंग करते हैं, जब भी बैठते हैं, बेंचेस को प्रिजाइड करते हैं, तो वो कौंसिल को बड़े गौर से सुनते हैं और हर एक को मौका मुकम्मल मिलता है। तमाम कौंसिल्स आते हैं तो ये पोलाइट जज हैं, हर एक की बात सुनते हैं। लेगेसी इनकी अपनी होगी और अब ये तो हमें आगे पता चलेगा। अभी जब फुल कोर्ट रेफरेंस में वो स्पीच करेंगे तो वो हमें पता लगेगा कि उनके क्या प्लानिंग है, वो क्या चाहते हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस खोसा साहब जब उन्होंने रेफरेंस में स्पीच की थी एज ए नामजद चीफ जस्टिस, तो उन्होंने पूरा एक अपना बताया था कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या बनेगा। इसी तरह जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी खोसा साहब ने कहा था कि हाँ, मैं बंद बनाऊंगा लेकिन बढ़ते हुए मुकदमात के खिलाफ। इसी तरह आपको याद है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे तो तसद्दुक़ जिलानी साहब ने अपनी स्पीच में पूरा एक प्लान दिया था, विजन दिया था कि मैं एज ए चीफ जस्टिस क्या करूँगा। तो अभी जब वो स्पीच होगी तो वो उसमें हमें बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। वैसे आपका क्या तासुर है कि आपको किस मॉडल के नज़दीक लगते हैं? आप भी एक तवील अरसे से उमर अता बंदयाल साहब को जब वो वकालत में थे वहाँ से जज और फिर सुप्रीम कोर्ट में देखते आए हैं, बड़ा तवील तजर्बा है आपका। देखिए क़य्यूम साहब, बात दरअसल ये है, मैंने आपको बताया ना कि हर चीफ जस्टिस अपनी लेगेसी छोड़ के जाता है। उनका हो सकता है वो कोई नया मॉडल हो, लेकिन ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि 184(3) पे उनको सोचना पड़ेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फिर बार काउंसिल्स के का बहुत अरसे से प्रेशर है कि 184(3) जो है, जो हम सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले रही थी इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, ये बहुत ज़्यादा लिया जाता था।
इसका कोई पैराडाइम होना, मतलब इसका कोई पैरामीटर्स होने चाहिए, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। और आपको याद है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक सजेशन भी दी थी कि सीनियर जजेस 3 मेंबर बेंच उसको पहले डिस्कस करे और फिर उसको बेचे, फिर 5 मेंबर बेंच सीनियर जजेस के जो हो अपील वो, का हक हो उसमें। हाँ नहीं वो सुने और फिर उसमें अपील का हक भी हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि 184(3) पे जो जजमेंट आता है, जो एग्रीव पार्टी होती है मतलब उसके पास वज़ीर आज़म को नाअहल भी हाँ, करार दे दें तो उसके पास अपील का कोई हक नहीं है। एग्रीव पार्टी के पास कोई फोरम नहीं है। तो अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये अनफॉर्चुनेट है बट दिस इज़ अ फैक्ट कि रेपुटेशन ऑफ द जुडिशरी थोड़ी सी ख़राब हुई है। और लोगों के जो मतलब लोगों के पर कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है। सबसे बड़ा आप कहना चाह रहे हैं कि अदलिया पर अवामी एतमाद का इजाफा हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा टेस्ट जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का है वो ये है कि किसी तरीके से ये इम्प्रेशन जो लोगों में है ये ख़त्म किया जाए। और उसका सबसे बड़ा जो तरीका है वो यही है कि वो इंश्योर करें कि एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट में तो 51,000 से ज़्यादा मुकदमात हैं, लेकिन ओवरऑल जुडिशरी में 2.1 मिलियन मुकदमात हैं। 21 लाख हाँ, उससे भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने आपको ये राउंड फिगर बताई है। तो ये उनका टेस्ट होगा कि जो लिटिगेंट्स हैं ये इस तरह मतलब कोई चीज़ ऐसी डेवलप हो कि उनको सालों में नहीं महीनों में या मतलब अदलिया पर अवाम के एतमाद में इजाफा हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए एक छोटी सी बात आपको याद होगा कि जब जस्टिस जवाद जब थे ख्वाजा साहब जो थे, उन्होंने बेंच में ये कहा था और रिग्रेट किया था कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम ऐसा है, ये हेयरिंग के दौरान उन्होंने बात की थी, मैं उसमें बैठा हुआ था, कि एक आम से आम जो मुकदमा भी है वो अपने फाइनल स्टेज तक पहुँचते तक 20 से 25 साल ले जाता है। तो 20 से 25 साल में लिटिगेंट्स मर चुके होते हैं, उनके ज़रूरी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि एक नस्ल ख़त्म हो जाती है। अभी कल परसों ही ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 1960 में जो तरबेला डैम मुतासरीन के हकूक़ का मुकदमा था वो 60 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। असनाद मलिक साहब, ये बताइए कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जहाँ ये चैलेंजेस जो इन्होंने गिनवाए हैं कि अदलिया पर अवाम के एतमाद में मज़ीद इजाफा हो, मुनक़सिम सुप्रीम कोर्ट यकजान हो सके, ये बड़े चैलेंजेस हैं या जस्टिस काजी फ़ाइज़? देखिए वो तो एक कड़ी है, वो केस वजह है बनी है ना, अदरवाइज़ तो कोई नहीं। हालांकि ये था कि वो जब ये जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच को प्रिजाइड किया तो हम सब ने कहा कि जो है ये ज़बरदस्त है कि ये प्रिजाइड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हनीफ राय का केस आया था, पिटीशन हुई थी, जब साकिब निसार के दौर में, जब आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से नहीं वो हनीफ राय की वो पिटीशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की क्वालिफिकेशन, वो जो एज ए बलूचिस्तान हाई कोर्ट जज के चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री को चैलेंज किया गया था, वो अपॉइंटमेंट को चैलेंज पे उस बेंच में भी उमर अता बंदयाल साहब थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उमर अता बंदयाल किसी तरह भी वो लिटिगेशन के हक़ में नहीं थे। गो कि वो हनीफ राय साहब से पूछें तो साकिब निसार साहब कैसे वो पिटीशन लगवाई, फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक जो है पिटीशन आई, अली ज़फ़र साहब ने आर्गू की। तो ये तो बेंच के सरबराह कौन थे? साकिब निसार साहब थे, लेकिन मेरा ख्याल है साथ बेंच में उमर अता बंदयाल थे और उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अपना प्ले किया था। और इवन जब गिला किया हनीफ राय ने कहीं कि जी मुझे आगे लगा के पीछे हट गए, तो फिर कहा गया कि मतलब कि देखें वो वकील बड़े नाराज़ सन, तो बलूचिस्तान फिर मैं जाना सी थी वो। तो बंदयाल साहब का वो उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल था और बड़ा ये नहीं था। देखिए बंदयाल साहब को जो सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि जो इस वक्त जुडिशरी में एक 2 कैंप बन गए हैं, डिवाइडेड है को जुडिशरी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं, सीनियर जजेस जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट के हैं उनको भी परेशानियाँ हैं अपॉइंटमेंट के मामले, उनके तफज़ात हैं। वो उनको एक जब ये कहा जाता है कि जी सिर्फ वही जजेस जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं और उनको इग्नोर किया जा रहा है। और अब उसमें यह है कि पहले भी होता था कयूम साहब, अब ये 6 अपॉइंटमेंट ऐसी हुई हैं जिनमें सीनियरिटी को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए। अब वही जजेस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने साथ बिठा लिए हैं उनको, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चाहे वो टर्मिनल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्हें नहीं लाना। हालांकि आपको भी पता है 4-5 साल तो सुप्रीम कोर्ट में जज बेंच भी नहीं प्रिजाइड करता, वो बेंच प्रिजाइड का टाइम भी बड़ा बाद में आता है।
तो अब ये वो जो सीनियर जजेस जिनको ओवरलुक किया गया मुख्तलिफ हाई कोर्ट में और विदाउट रीज़न किया गया, कुछ की तो चलो कॉम्पिटेंसी का मामला है, कुछ को ऐसे ही, बल्कि उनकी रेफरेंस नहीं था, उनकी कोई अच्छी लॉबी नहीं थी, तो वो एक चैलेंज है कि उन जजेस को भी साथ मिलाना। फिर जो फुल कोर्ट मीटिंग है वही बात है वो करनी कि चीफ जस्टिस जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस की सरवाई में फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि पहले तक तो नहीं, 1.5 साल में तो कोई नहीं हुई मीटिंग। देखें, आपने वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि आपका कोई काम नहीं जब तक आप कैबिनेट से अप्रूव ना करें। यहाँ चीफ जस्टिस जो है वो अपनी मनपसंद बेंच भी बना ले, केसेस भी लगा ले, कोई भी चीफ जस्टिस है। तो मतलब आप कहते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब को ये बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात या सवाबदीदी इख्तियारात हैं उनको रेगुलेट करने की जरूरत है? उनमें ये होना चाहिए कम से कम कोई एक, जिस तरह प्रिंसिपल बनाया खोसा साहब ने कि सीनियर मोस्ट 5 का बेंच हो, 3 का हो, ये भी एक हो सकता है। क्या है, देखिए अगर काजी फाइसा साहब वो इख्तिलाफ ही करेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर सीनियर मोस्ट जजेस सुने, मतलब डिसेंट हो। लेकिन अब अगर आप ये हो कि कोई 13वें 14वें नंबर से जो आपके बहुत फेवरेट हो, जिस तरह माजी में इल्ज़ाम लगते रहे कि साकिब निसार ने अपने जो मनपसंद जजेस को साथ बड़े बड़े केसेस में, इवन वो जो गैस रॉयल्टी का केस था उसमें कयूम साहब याद है। आपकी सेंस क्या कहती है कि बेंचेस की तश्कील के हवाले से जूनियर जजेस के बजाय सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस उमर अता बंदयाल साहब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? उसमें सिर्फ सीनियर के अलावा जो हमारी वफाक बड़ी हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन भी कम अज कम हो। ये ऐसा ना हो कि पंजाब से ही तीनों के तीनों हो जाए सेंसिटिव मामलात में सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है ज़रूरी ये है कि हर महीने कम अज कम फुल कोर्ट मीटिंग हो। फुल कोर्ट मीटिंग एक ऐसा सोल्यूशन है कि ये देखें वहाँ लड़ाइयाँ हो, चाहे जो भी हो, इख्तिलाफ हो, खुल के आए। हमने कोशिश तो हो ना, इस साल तो मसला ये है कि कोशिश ये नहीं की गई कि चीज़ें करने की। बाकी जो बात है जस्टिस काजी फाइसा, उनके लिए भी टेस्ट है कि ये नहीं है कि वो कि जी उनको भी लोग देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट लोग उनको भी देख रहे हैं, उनका भी एटीट्यूड देख रहे हैं, उनको भी पॉजिटिव अपना रोल एक जो है एक हाथ जो है आगे बढ़ाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अपना जेस्चर गुड जेस्चर देना चाहिए। बाकी जो उनके साथ तजवीज़ होंगी ना, मतलब एनालिसिस क्या है आपका बाकी कि आया ये खलीज पार्ट पाएंगे? मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा अब ये प्रेशर आ रहा है और ये आएगा कि जजेस को इकट्ठा बैठ के जो असल मामलात हैं देखने होंगे और डिसिप्लिन में लाना होगा। कोई बेंच है वो 10 बजे केस ख़त्म कर जाता है, 5 केस लगे होते हैं, कई जो है 3-4 बजे तक लगे होते हैं। यहाँ भी डिसिप्लिन लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो इतने ज़्यादा केसेस हैं, कोई डिसिप्लिन के साथ, और जो क्रिमिनल केसेस का कुछ जिस तरह खोसा साहब के टाइम में एक प्रॉपर क्रिमिनल का बेंच होते थे, आप देखें जेल पटिशनें नहीं लग रही, बहुत लोगों के क्रिमिनल जेलों से फ़ोन आ रहे हैं कि जी पहले खोसा साहब के टाइम पे तो केस लगते थे, अब नहीं लग रहे। ये चीज़ें हैं सिविल मामला। तो ये जो असल केस मैनेजमेंट है, ये असल चीज चैलेंज है कि इसमें कैसे केस मैनेजमेंट एक जो है ना वो बैकलॉग जो है कि कैसे बैकलॉग खत्म हो और उसके लिए तो देखें वो पहले भी एक कंसेप्ट। अच्छा नासिर साहब, जजेस की अपॉइंटमेंट के क्राइटेरिया के हवाले से, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया के लिए जो कमेटी बनाई गई है जुडिशल कमीशन की, उसकी सरबराही भी उमर अता बंदयाल साहब हों, लेकिन शायद अब ना कर सकें शायद। लेकिन अगर वो डिपेंड करता है, अगर तो वो चीफ जस्टिस बन गए तो वो शायद ना करें, फिर वो नई कमेटी बनेगी। लेकिन बात वही, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें ये बहुत बड़ा शोर है। आपको याद है जितने भी अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई, जुडिशल कमीशन की मीटिंग्स हुई हैं, तो वकला का अजीब एक का भी एक प्रेशर था। उसके अलावा बहुत सारी रिजेंटमेंट्स थी, फिर हाई कोर्ट्स में रिजेंटमेंट्स थी, फिर बार काउंसिल्स में, और फिर प्रोटेस्ट भी हुआ था। उनका यही देखें वकला यही कह रहे थे कि ये जो चीफ जस्टिस के पास, और ये बहुत अरसे से बात चल रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने लेटर्स भी लिखे हैं, इवन रूल्स भी बनाए थे, वो यही थे कि जो चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रेशन है ना, कि वो नाम इनिशिएट वो करता है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, ये नाम इनिशिएट कोई भी कर सकता है, मतलब होना चाहिए, उनका ये कहने का मकसद है। आप समझते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में इसमें तब्दीली आएगी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा तब्दीली है, मैं कह रहा हूँ कि ये उनके पास चैलेंज आएगा। हाँ। और ये अब उनके ऊपर है कि वो किस तरह से इसको डील करते हैं। हो सकता है ये जो कमेटी बनी है ये कोई एक अच्छा गाइडलाइन बना दे, और लेकिन ये चैलेंज है, ये चैलेंज तो है। हाँ। देखें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो अच्छा एक और चीज़ जो है ना, बिल्कुल वो चैलेंज हमारे पाकिस्तान में होता है। एक मुझे वो आप उसकी तरफ आते हैं ना, उसको थोड़ा सा उस पर रख लेते हैं। मैं जो सवाल मेरा है कि एक बड़ी और जो सुप्रीम कोर्ट बार एक बड़ा चैलेंज लेके आने वाली है, यानी कि जिसमें एहसन बून साहब जो है वो बता रहे हैं, और आइन के आर्टिकल 62 से ताहयात नाअहली ख़त्म करने के हवाले से बार का अपना एक मौक़िफ़ है, और उसकी पटिशन भी मुतवक्के है इस हफ्ते आती है या अगले हफ्ते आती है।
तो उसमें ऐसी सूरत में जबकि उमर अता बंदयाल साहब की वो 5 रुकनी बेंच की जजमेंट है, वो जो मुकदमा समीउल्लाह वर्सेस जिसके अंदर उन्होंने तायात नाअहली की बात की है, वो कितना बड़ा, हाँ वो कितना बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वो बहुत बड़ा चैलेंज है और वो जजमेंट माजरत के साथ बिल्कुल गलत जजमेंट है। मैं तो उसको नहीं, वो जिस तरीके से अहादीस कुरान, ठीक है हम सारे मुसलमान हैं, सारे बिलीव करते हैं, लेकिन गलती होती है तो उसका भी कोई होता है कि कफारा होता है। कत्ल हो जाए वो बंदा कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकता है, करप्शन कर लो कर सकता है, झूठे एफिडेविट पे तायात नाअहली है, ये कोई लॉजिक नहीं बन रही। और झूठे एफिडेविट नहीं, लेकिन उसके पीछे होना चाहिए कि आया उससे उसने फायदा क्या उठाया। नहीं वही अब तो जुरिस्प्रूडेंस मेन चेंज हो गई है ना। अब यही जहांगीर तरीन के केस में यही आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि उस, या तो होता कि आप कहते हैं कि बदनीति से पैसा कमाया तो आप नैब में मामला भेजते, उसको आपने ऐसे भी नहीं किया, आपने सिर्फ उसको ये कहा कि जी आपने ट्रस्ट जो है वो नहीं किया और छुपाया। और जो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बार जो है इसमें मामले में आगे जाएगी और काफ़ी आगे तक जाएगी। इसमें चैलेंज है उमर अता बंदयाल साहब, क्योंकि वो खुद उन्होंने लिखा है और फिर कुछ और बातें भी आ रही हैं, शाह महमूद कुरैशी का नाम भी आ रहा है, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा। तो ये बंदयाल साहब पे अगर एक ये आती है पिटीशन, तो आप आइडियली क्या देखते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं उनको किस किस्म का बेंच बनाना चाहिए? देखिए इसमें जस्टिस काजी फाइसा ने एक, आपको याद है शेख रशीद केस में कुछ क्वेश्चन भी फ्रेम 7 किए थे। तो देखिए इसमें ये मेरा ख्याल है कि ऐसा बेंच 7 रुकनी हो जिसमें या तो सीनियरिटी पे सारे 7 रुकनी बेंच बन जाए, वो भी हो जाए, या कोई और इसमें ऐसा हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो अब सियासतदानों के हवाले से उमर अता बंदयाल साहब के जो साकिब निसार साहब के टाइम में जो फैसले आए हैं वो ज़रा सख्त आए हैं। नून लीग के हवाले से उनका जो मामला थे, चाहे वो इमरान खान को एल करा दिया, जहांगीर तरीन को नैल करा दिया गया, नवाज शरीफ को पार्टी हेड से भी डिस्क्वालीफाई करा दिया गया, और भी बहुत से, खैर ख्वाजा आसिफ को उन्होंने एल भी किया। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें ख्वाजा आसिफ को करार दिया है, तो उसमें उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच में थे। इसके अलावा डस्का केस है, इसके अलावा वो BRT वाला केस है पेशावर में, बहुत बड़ा रिलीफ हुआ मिला PTI को। ठीक है, मेरा ख्याल है कि तो मतलब एक असल प्रो गवर्नमेंट जज का तासुर ये जाहिल हो पाएगा। मेरा ख्याल है कि प्रो गवर्नमेंट से ज़्यादा जो एक बड़ी उन पे आप चाह रही है ना कि जी कोई ये हो कि जी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होंगे। मेरा ख्याल है प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज ये नहीं कि अगर कोई ये हो कि मुक़्तदर हलकों के कहने पे चीज़ें हों तो वो मेरा ख्याल है वो नहीं होंगी। और यही है कि वो अपने आप को डिस्टेंस रखेंगे कि जिस तरह ऐसे नहीं होता रहा कि जो माजी में इल्ज़ाम है। देखें सियासतदानों को साकिब निसार साहब से मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल नहीं, उन्हें सबक सीखना चाहिए ना। देखें 6-7 मॉडल हैं उनके पास। अभी देखें उन रिटायरमेंट के बाद कौन सा चीफ जस्टिस है जिनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, चाहे नासिरुल मुल्क देखें, उस दिन भी एक शादी पे आए हुए थे, किस तरह लोग जाके उनको मिल रहे। साकिब निसार हैं, वो बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि कौन। देखें ये वजह क्या है, ये उनके अमाल हैं जो वो मिल, तो ये उनके पास वो सारे मॉडल हैं कि वो देख लें कि कौन सा बेहतर है। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हमारे मुल्क में एक, क्योंकि जुडिशरी में आखिरी कि जुडिशरी का ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ये जुडिशरी एक ऐसी है इदारा जो हमें टेक्निकल हर मामले में टफ टाइम दे सकता है, चाहे वो आर्मी चीफ के पढ़। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश होती है, जिस तरह वो खोसा साहब ने बताया था कि वो आते हैं ब्रीफिंग देने के लिए। ये तो आसिफ ये जो तसर उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से हो कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका कोई साफ करना, मतलब आप कहते हैं कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट तासुर उनको दूर करना पड़ेगा, ये भी चैलेंज है ना उनके लिए। वो मैं कह रहा हूँ देखिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बेशक ना नहीं होना चाहिए किसी को भी एंटी, लेकिन प्रोज ये हो कि जी प्रो अगर आप पार्लियामेंट हो तो फिर भी बात बनती है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट का तसर जो है किसी भी जज के लिए वो बेहतर। जितने भी सेंसिटिव कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आ जाए या सेंसिटिव पिटीशन आ जाए, उसका सबसे अच्छा आसान तरीका यही है कि आप लार्जर बेंच बनाएं, सीनियर जजेस को बिठाएं, और हर जज जो है वो ज़ाहिर है वो तो फिर जब जज बैठेंगे तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे। सबसे आसान तरीका ही यही होता है कि आप सीनियर जजेस को इन्वॉल्व कर दें इन मामलात में जो सेंसिटिव हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं। ख़ास तौर पे अगर पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे अगर आप बार बार जाएंगे ना तो फिर आप पे ये इंप्रेशन आएगा कि इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं आया। जैसे नवाज शरीफ साहब पे नामा डिसीजन आया, अभी तक वो एक ऐसा डिसीजन है जो जिसका जिक्र
कोर्ट में भी नहीं होता। इसी तरह हनीफ अब्बासी का केस है जिसमें वो लोग बातें बनाते हैं कि जहांगीर तरीन साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बैलेंसिंग एक्ट था। तो पॉलिटिकल डिसीजंस जो है ना, पॉलिटिकल केसेस जब भी आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसा होता है कि पॉलिटिकल केसेस में जो डॉग पे होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं बिगड़ता, वो ज़्यादा कुछ अरसे तक बाहर रहेंगे। ट्रायल सियासतदान का नहीं, अदलिया का हो रहा है, अदलिया का होता है। यूसुफ गिलानी दोबारा आ गए। बिल्कुल। तो ये वही था कि जो अजहर सिद्दीकी वो पिटीशन 184(3) से उनको डीसीड किया। वो ठीक है। तो कहने का ये मकसद है कि पॉलिटिकल जो केसेस आते हैं उनसे अपने आप को दूर रखें, और अगर आते हैं तो फिर वही तरीका जो मैं बता रहा हूँ। तो आपके ख्याल में क्या करेंगे उमर अता बंदयाल साहब से, बीइंग ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं कहूँ कि आपको क्या तवक्को है तो वो क्या होगी? मेरा कहने का मतलब है सीनियर जजेस को इन्वॉल्व करें ताकि किसी किस्म की भी वो मतलब पॉइंटेशन ना हो, फिंगर पॉइंटिंग ना हो। तो उसका तरीका यही है कि वही लार्जर बेंच बनाएं, सीनियर जजेस को लें और फुल कोर्ट मीटिंग्स करें, और मतलब हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने, ताकि माहौल ठीक हो। क्योंकि देखें बहुत सारे वैसे तो हर जज इंडिपेंडेंट होता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एक यूनानिमस तरीके से भी तो लेके चलना है ना। ऐसा तो ना लगे ना कि डिवाइडेड है, हर चीज़ ही डिवाइडेड है। देखिए अब तो यूम साहब जिस तरह मीडिया में सो मोटो वाले केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उन्होंने जो बेंच बनाया उस पर बड़े एतराज़ात आए, और मेरा ख्याल है वो उसमें जिस तरीके से इवन जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि बेहतर ही ना हो कि वो जजेस जिनके पास एप्लीकेशन आई थी सहाफ़ियों की तो उनको भी बिठा दिया जाता। फिर आपने वो जजेस 3 का स्पेशल बेंच बना दिया जिससे 6 सहाफ़ियों ने, एक माइंड सेट के सहाफ़ियों ने कहा कि हमें इन पर ट्रस्ट नहीं है, या जो भी उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। तो ये भी देखना होगा कि बेंच ऐसा बनाया है जिसमें मुख्तलिफुल ख्याल के भी लोग हों। अब वो बेंच ऐसा है जैसे मुनीब अख्तर, वो उनका क्या कसूर कि 6 सहाफ़ियों ने कहा जी हमने नहीं, जी हमने, उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली, उन्होंने कहा जी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे एतमाद है, आप वहाँ हमारे मामलात करने दें। इससे बेहतर है कि आपने काजी फाइसा से अगर केस उठा लिया है तो फिर हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बेंच पे नहीं है। तो इस वजह से जो उमर अता बंदयाल साहब का जो बेंच का उस वक्त सिलेक्शन थी, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं थी। उनको ये चीज़ें दिखनी होंगी, क्योंकि देखें काजी फाइसा केस के बाद जो है जुडिशरी में 2 कैंप तो बने। आप अगर एक कैंप को मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, सेंसिटिव मैटर में ज़्यादा टाइम जजेस को बिठाएंगे और दूसरों को नहीं बिठाएंगे तो फिर सवालात उठेंगे। तो नासिर साहब यही वो चैलेंजेस हैं ना, तो मतलब ये बहुत बड़े चैलेंज है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो अदलिया के अपने अंदर जो मुनक़सिम किस्म की सूरत हाल है उससे कैसे निपटा जा सकता। आपको भी मालूम है, आपके इल्म में भी है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ की जो इक्वेशन है दूसरे जज के साथ इतनी बुरी नहीं है। लोग उनकी बात सुन लेते हैं, उनसे मिलते भी हैं, और इवन इख्तिलाफ राय के बावजूद उनसे उनकी बात सुनी जाती है। दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है वही कि कहने का मतलब है कि इतना बुरा चैलेंज भी नहीं रहा होगा, वो लोगों को साथ लेके चल सकेंगे। ये है बात वही है जो मैंने कहा है कि इनको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन ख्याल में क्या होंगे, क्या हो सकते हैं वो? मतलब आप देख रहे हैं कि भाई आसिफ खोसा साहब का मॉडल, जस्टिस गुलजार की तरीक़ाकार, नासिर मुल्क साहब, तसद्दुक़ जिलानी, इफ्तिखार चौधरी, आपने ये जो नाम लिए ना, इससे साफ ज़ाहिर है ना कि हर जज अपनी लेगेसी खुद बनाते हैं। वो मैं बार बार वही कह रहा हूँ ना कि ये भी अपनी लेगेसी खुद बनाएंगे। इनकी लेगेसी जरा डिफरेंट होगी। 184(3) के हवाले से, आज खुद नोटिस के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अदालती फ़ालियत पे क्या असर पड़ेगा या पड़ सकता है? नहीं, देखें 184(3) को इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसके इस्तेमाल, उसका तवातुर से इस्तेमाल, हाँ तवातुर से इस्तेमाल तो देखें वो कोई भी पसंद नहीं करता। और ख़ास तौर पे अगर आपकी हुकूमत को, एक ख़ास हुकूमत को टारगेट ही किए चले जा रहे हैं। 184(3) उनके हर डिसीजन को चैलेंज किया जा रहा है, उनके इवन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा टोटली नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि साकिब निसार साहब वाला मामला, जो ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो तो लेना ही पड़ेगा ना उसके, क्योंकि वो लास्ट रिजॉर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है ना कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके ब्रीच होते हैं तो इसके अलावा कहाँ आप जाएंगे? साहब ये तो नहीं कि आप उस पे आप नस्ला टावर गिराएं या 184(3) के नाम पे आप कहें कि मैंने रेलवे सर्कुलर रेलवे चलानी है, ये एग्जीक्यूटिव के काम है। और भी ये जुडिशल ओवर रीच की भी फिर बात आती है। ऐसी चीज़ जहाँ रियासत से
किसी को वो स्पेसिफिक लोग, बैकवर्ड लोग, मिनॉरिटीज़, उनके मामलात में तो 184(3) बिल्कुल हर बंदा कहेगा कि जी करें। लेकिन ऐसी चीज़ें जो बैड गवर्नेंस के मामलात हैं वो अगली दफ़ा लोग अवाम उनसे पूछ लेगी। बैड गवर्नेंस के मामलात में आपको देखना होगा कि किस हद तक मीनिंगफुल करनी हो। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ 100 वोट होता है, उसके बाद 6 बच्चे निकल आते हैं, मुदाखलत से पीछे मतलब वो चीज़ होनी चाहिए। और बाकी हर इदारे को एहतराम देना चाहिए, ये बात, और जिसका जितना ड्यू बनता है उसको उस हिसाब से करना चाहिए। बाकी ये है कि जो उनका तसर रहा है कि सियासतदानों के हवाले से थोड़ा सा टफ रहे हैं वो माजी में, वो और उनके, तो उनको देखना होगा कि सियासतदान जो हैं वो इसी माशरे के हैं, उनको आप इतना ज़्यादा ना करें कि उनको टेक्निकली उनको लोगों पे छोड़ दें कि उनकी नैली और एली, ये 62(1)(f) जो है ना, ये चलें ठीक है। नासिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो? नहीं, वो मैं इनको सेकंड करता हूँ कि पॉलिटिकल मामलात को एट बे रखें। और मतलब ये कि 184(3) के से अगर आप गवर्नमेंट के गवर्नेंस को चेक करना शुरू कर देंगे तो वो गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जो मैं कहना चाह रहा था कि फंडामेंटल राइट्स की जो ब्रीच है वो राइट है सुप्रीम कोर्ट का, और ये लास्ट रिजॉर्ट है और इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनका, वो आप ज़रूर करें। आम आदमी अगर सफ़र हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, देखें ना, मिसिंग पर्सनस और इस तरह के केसेस, मिसिंग पर्सनस कितना इंपॉर्टेंट केस है। तो आप समझते हैं कि मिसिंग पर्सन के केसेस उस तरह से उठाए जाएंगे या उनके ऊपर कोई जजमेंट्स आएंगी, उनके ऊपर लार्जर बेंच बनेंगे? परवेज़ मुशर्रफ का केस जो है उसके खिलाफ अपीलें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, वो बाकी माजी में तो नहीं लग सका, आप समझते हैं कि इनके दौर के अंदर वो लग सकेगा? जो इंटर्नमेंट सेंटर्स का जो जिसमें वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 5 मेंबर लार्जर बेंच ने उसकी समाअत की थी, सीनियर मोस्ट जजेस, उसमें उमरता बंदयाल साहब थे। आया वो मुकदमात उनकी प्रायोरिटी होंगी या नहीं होंगी? देखें, ये तो मैं कहता हूँ कि ये मुकदमात तो प्रायोरिटी होनी, देखें ये तो अहम मामलात है ना, ये तो प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक आम इंसान की फंडामेंटल राइट्स इसमें इन्फ्रिंज होती है, ये तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये आपके ख्याल में जनरल परवेज़ मुशर्रफ वाला केस जो है वो अगर आप होते चीफ जस्टिस तो आप कब लगाते उसको? मैं अगर चीफ जस्टिस होता तो फिर मैं आपको उस वक्त बता देता। देखें, मैं माइंड रीड तो नहीं कर सकता ना किसी का, लेकिन जो कुछ हो चुका है जो चीफ जस्टिस, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस वकार सेठ ने जो जजमेंट दे दी है वो लैंडमार्क है, और वो जो पाकिस्तान के फ्यूचर को वो तो ठीक है। हाँ। आपकी बात वो फिर बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा था कि ये मुकदमात आइंदा समातों में आपको लगते हुए नजर आते हैं, उमरता बंदयाल साहब के जज बनने के फौरन बाद? प्रेडिक्शन देखें, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस बने तो यहाँ कहा कि जी नून लीग हमारा बंदा आ रहा है, हमारा बंदा, तो फिर हमारे बंदे ने फिर ऐसा बताया कि मैं यार ये आप इल्ज़ाम ना लगाया करेंगे। आप एक वैसे कह दें कि एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि हमारा बंदा आ रहा है, बट बाकी लोग समझ क्या हुआ उसके साथ? तो ये आप प्रेडिक्शन हमसे ले रहे हैं। लोग अगली, उन्हें भी पता है कि मैंने क्या लेगेसी बनानी है। मेरा ख्याल है उन्हें जो पिछले 6 मॉडल है ना, चाहे वो साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, अनवर ज़ईद जमाली, जवाद ख्वाजा, उनमें देखें सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा जो कंपैरेटिवली बेहतर रहा? देखिए मेरे ख्याल में तो मैं अगर तीन जो नाम है ना, नासुल मुल्क, तसद्दुस सैनी जिलानी और आसिफ सईद खोसा का, देखिए आसिफ सईद खोसा साहब का जो टाइम था उसमें उन्होंने भी, आपको इख्लाफ हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो उनके वो किसी के कहने पे नहीं, उन्होंने अपनी छोड़े रहने दे मलिक साहब, आप जो है ना खामखा के नहीं नाज़िर साहब, आज ये बेशक 2 प्रोग्राम हो, लेकिन हमने जो है ना ये इसके ऊपर करना है। मैं इसको हो सकता है कि दो हिस्सों में हम कर दें, लेकिन हाँ, आसिफ सईद खोसा साहब ने बेंच में चाहे वो जिससे भी लार्जर बेंचेस में काजी फैसल साहब नहीं वो ठीक है, वो फिर क्या क्या कहानियाँ निकली मलिक साहब, आप देख लें फिर गुफ्तगू करते हुए क्या कहानियाँ निकली, रेफरेंस दिखाने में क्या कहानी निकली, फिर क्या क्या थ्रेट्स हुए, फिर बंद कमरे की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर क्या बिटरनेस तो है ना यार, बहुत सारी है। वो बिटरनेस जो है वो कैसे खत्म होती है, वो कैसे काम होता है? ये कह रहे हैं कि ये बिटरनेस को ख़त्म कर सकेंगे, इनमें अहलियत है, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। आप ये कहते हैं? हाँ, ठीक है, यही कि जो चले नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर ज़रूरत पड़ी कोई और नया पॉइंट आपके जहन में आया तो फिर हम दोबारा उसके ऊपर फिर करेंगे। नहीं वो बहुत हो गया। हाँ, तो जनाब कंक्लूड करते हुए कि हमने देखा है कि जो नासिर साहब ने और हसनात मलिक साहब जैसे इंतहाई तज्जिया या बड़ी गहरी नज़र रखने वाले दोनों असहाब जो हैं, उनके नज़दीक अदलिया को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जिसमें आपस में मुनक़सिम होना का तासुर और
इसके अलावा केस मैनेजमेंट, मुकदमात लगें और उनके दर्ज जल्दी से हों, और ये तासुर जो अभी प्रो इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट का तासुर, उससे निकला जाए। और उसके अलावा जो आला अदलिया के अंदर तकर्रियों के हवाले से एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए जिसके ऊपर सब राज़ी हों, और क्योंकि आला अदलिया के अंदर तकर्रियाँ सबसे एक अहम चीज़ है, उस हवाले से भी नीचे हाई कोर्ट्स के अंदर अब तक की तकर्रियों के हवाले से हाई कोर्ट्स के अंदर भी जो है वो बेचैनी और इज़्तिराब और इनसिक्योरिटी जो है वो पाई जाती है। और फिर सबसे बड़ी बात, इस निज़ाम अदल का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो पाकिस्तान के अवाम है, एक लिटिगेंट। उसके लिए यह सारा सिस्टम बनाया गया है अदालत इंसाफ का। हम ये देखेंगे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या लेगेसी छोड़ के जाते हैं, और ये एक आम शहरी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, हसनात मलिक, नासिर इकबाल, या अल्लाह दीन, अल्लाह रखा, अल्लाह रखी, जो भी कोई बाबा रहमते, जो भी एक आम शहरी है, उसकी इंसाफ तक रसाई के अमल को बेहतर और तेज़ तर बनाने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और यही चैलेंज अबूर करते हुए अदलिया पर आवाम का एतमाद मज़ीद बेहतर होगा। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।